नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर और आप देख रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य इतिहास सीरीज। इस सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता है विद्यार्थियों, हम 1 नैनो सेकंड में उत्तर देंगे और प्रश्नों का करेंगे धुआं। बस 6 वीडियो और आधुनिक काल शॉर्ट ट्रिक के साथ खत्म। ऐसी अनेक ट्रिकों के लिए आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। इसके अंतर्गत देखेंगे छायावादी युग। छायावादी युग, छायावाद की प्रवृत्तियाँ, छायावादी काव्य की विशेषताएं, छायावादी युगीन प्रमुख कवि एवं उत्तर छायावाद के साथ हल करेंगे मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता हिंदी साहित्य के लिए यह सीरीज एक रामबाण सीरीज है। आप सभी विद्यार्थी ट्रिकों के माध्यम से छायावादी की प्रमुख कवि को याद कर पाएंगे। क्या आपको पता है छायावादी कवि दर्शन जैसे जयशंकर प्रसाद, शैव दर्शन, या आपको पता है छायावाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? ऐसे सभी प्रश्नों को आज हम हल करेंगे नैनो सेकंड में और साथ ही प्रश्नों का कर देंगे धुआं। तो चलिए देर किस बात की, शुरुआत करते हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर आधुनिक काल छायावादी युग। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे छायावादी युग और इसका समय पीरियड होगा 1920 से 1936 तक। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्यधारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वतंत्र प्रेम भावना, प्रकृति प्रेम और अभिव्यंजना पद्धति की ओर चली और उसे ही छायावाद कहा गया। अर्थात छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग 1920 से 1936 तक चली। इस काल को साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। विद्यार्थियों यह ध्यान दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? छायावाद को। छायावादी जो युग था उसे साहित्यिक खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा गया है और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहते हैं। इसी तरह छायावादी युग को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट फिर से फैक्ट है, छायावाद के नामकरण का श्रेय किसको जाता है? मुकुटधर पांडे को। और इस युग की पहली कविता भी मुकुटधर पांडे द्वारा रचित कुरीरी के प्रति को माना जाता है। कुरीरी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। तो इस तरह से यहाँ 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। पहला फैक्ट है कि खड़ी बोली का स्वर्ण युग छायावादी युग। छायावाद के नामकरण किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। और इस छायावादी युग की प्रथम कविता कौन सी है? कुरीरी के प्रति। अतः द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी साहित्य में जो कविता प्रवाहित हुई वह छायावादी कविता के नाम से प्रसिद्ध हुई। यानी द्विवेदी युग के पश्चात जो कविता युग आया वो छायावादी युग था। छायावाद का स्वरूप समझने के लिए उस युग को भी समझ लेना चाहिए जिसने उसे जन्म दिया। साहित्य के क्षेत्र में प्राय एक नियम देखा जाता है, पहले के युग के अभावों को दूर करने के लिए नए युग का जन्म होता है, जो हम भक्ति काल से आधुनिक काल में भी हम द्विवेदी और भारतेंदु युग के अंदर देख चुके हैं। छायावाद के मूल में भी यही नियम काम कर रहा है। द्विवेदी युग में हिंदी कविता केवल उपदेश बनकर रह गई थी क्योंकि उसमें उपदेश और नैतिक तत्व ज़्यादा थे। इसमें एक नीरसता जैसे वातावरण का निर्माण हुआ, साथ ही कवि हृदय कविता में सरसता लाने के लिए छटपटा उठा। इसके लिए उसने प्रकृति को माध्यम बनाया तथा उसके माध्यम से जन अभावों का चित्रण होने लगा। तभी छायावाद का जन्म हुआ और काव्य इतिवृत्तात्मकता को छोड़कर कल्पना लोक में विचरण करने लगा। अब यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान दें, हमने पढ़ा था कि द्विवेदी युग में जो सबसे प्रधान जो उसकी अभिलक्षणता थी वो थी इतिवृत्तात्मकता, और यहाँ छायावादी युग में क्या हो गया है? अभी छायावादी युग में इतिवृत्तात्मकता को छोड़ करके कल्पना की ओर हमारी कविता बढ़ रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को स्पष्ट करते हुए लिखा, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, और दूसरे काव्य शैली के अर्थ में जहाँ एक विशेष शैली जो लाक्षणिक प्रयोग, अप्रस्तुत विद्वान और अमूर्त उपमानों को लेकर चलती है। महादेवी वर्मा ने छायावाद और रहस्यवाद में कोई अंतर नहीं माना है। उनका मानना है, इसे हम अब देखते हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं कि आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास ही रहस्यवाद है। आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ती है और परमात्मा की आत्मा पर, यही छायावाद है। महादेवी वर्मा ने छायावाद को समझाया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन यानी उनकी बातचीत, वाग विलास होता है बातचीत, ही रहस्यवाद कहलाता है। और आत्मा की छाया किस पे? परमात्मा पर, और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ती है, और इसीलिए इस युग को छायावाद कहा है। जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार
कविता में जब पौराणिक युग घटना का वर्णन वेदना और स्वानुभूति के आधार पर हो तो हिंदी में उसे छायावाद का नाम दिया जाता है। यानी कविता में पौराणिक की कोई घटना का वर्णन वेदना और स्वानुभूति के आधार पर अगर किया जा रहा है तो छायावाद, मतलब उस युग की छाया का वर्णन, यानी पुराने युग में जो हुआ उसकी छाया का वर्णन, पौराणिक घटना की छाया का वर्णन अगर आज की स्थिति में आप स्ववेदना के आधार पर अगर आप महसूस करें उस घटना को तो उसे छायावाद कहते हैं। छायावाद और कुछ नहीं है, यानी किसी ऐसे तत्व का वर्णन जिसको पुराने समय में हुआ है, उसकी वेदना को अगर आज आप अनुभव करें तो वही छायावाद कहलाता है। उपयुक्त परिभाषाओं को अगर सम्मिलित रूप से देखें तो हम कह सकते हैं कि संसार के प्रत्येक पदार्थ में आत्मा के दर्शन करके, प्रत्येक प्राण में एक आत्मा की अनुभूति करके इसे लाक्षणिक और प्रतीक शैली में व्यक्त करना ही छायावाद है। यानी हर चीज़ में हम एक आत्मा का दर्शन करें, परमात्मा की प्राप्ति करें, अनुभूति करें और उसे दर्शाने के लिए शब्दों का सहारा लें तो वही छायावाद कहलाता है। यानी ऐसी चीज़ जिसे मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, केवल उसे छाया के रूप में अनुभव कर सकता है, अपने शब्दों में दर्शा सकता है, वही छायावाद कहलाता है। आधुनिक काल में छायावाद का निर्माण भारतीय और यूरोपीय भावनाओं के मिल से हुआ है, क्योंकि उसमें एक ओर तो सर्वत्र एक ही आत्मा के दर्शन की भावना है तो दूसरी ओर बाहरी स्थूल जगत के प्रति विद्रोह है, जो पश्चिमी विज्ञान की प्रगति के कारण अशांत और दुखी है। अब हम देखेंगे छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इग्नू के विद्यार्थी हों, आरपीएससी के विद्यार्थी हों, एकलव्य की तैयारी कर रहे हो, केवी की तैयारी कर रहे हो, ये अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की देन है? तो आपको देना है छायावाद की। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये वर्ड आप याद रख लीजिएगा। अगर आप इग्नू के विद्यार्थी हैं, एमए कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर इसी लाइन में पूछा जाता है इग्नू के अंदर कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है, इसे अपने कथन द्वारा सिद्ध करिए। उसे सिद्ध करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, और इसमें बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आरपीएससी में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे या मिलते हैं। छायावाद की विषय वस्तु, विचार सारणी या शैली के आधार पर अनेक परिभाषा दी गई हैं। उनमें से सबसे प्रचलित परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र ने दी। उन्होंने अपनी पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत में लिखा है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद का आधार है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद का आधार है, ऐसा किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। ये लाइन यूजीसी नेट में अक्सर देखने को मिलती है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने बताया है? डॉक्टर नगेंद्र। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे जो कि आपको जनरल गाइड या कोचिंग्स में नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ पर सिलेबस कंप्लीट के बाद एक बार आपने फीस जमा करा दी, फिर आपका काम खत्म। 300 स्टूडेंट्स का बैच होता है, उसमें कौन विद्यार्थी को कितना समझ में आ रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। फीस जमा कराने तक ही उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यहाँ पर आप एवरी फैक्ट को समझते हुए चलेंगे। फिर भी अगर कोई आपको कंटेंट ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मैसेज करके मुझे बताइएगा, मैं उसे क्लियर करने में आपकी मदद करूँगा। और 2024 आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बने, सेकेंड ग्रेड के अध्यापक बने, यही मेरी शुभकामना है। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद का आधार है। स्थूल शब्द बड़ा व्यापक है। इसके प्रति विद्रोह का अर्थ है उपयोगिता के प्रति भावुकता का विद्रोह, काव्य के बंधनों के प्रति मानसिक स्वतंत्रता और कल्पना का विद्रोह। बाद में नगेंद्र जी ने अपने निबंध छायावाद में विद्रोह शब्द का आग्रह शब्द से संशोधित किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा कि नगेंद्र जी ने अपने कौन से निबंध में विद्रोह आग्रह के रूप में कौन से शब्द को संबोधित किया है, यहाँ पर इसे समझिए। उन्होंने कहा है कि जो स्थूल शब्द है वो बहुत ही बड़ा व्यापक है। व्यापक कैसे हैं? इसमें क्या हो रहा है कि आप उपयोगिता के प्रति भावुकता का विद्रोह दर्शा रहे हैं, काव्य के बंधनों के प्रति मानसिक स्वतंत्रता और कल्पना का विद्रोह दर्शा रहे हैं, और उनका जो निबंध था, अपने निबंध में छायावाद के विद्रोह के शब्द को आग्रह शब्द से संबोधित किया है। यानी जो आपको विद्रोह शब्द था उसे किस में कन्वर्ट कर दिया है? आग्रह में कन्वर्ट कर दिया है। महादेवी वर्मा ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह को अपनी तरफ से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार स्थूल और सूक्ष्म परस्पर पूरक हैं, इसीलिए जीवन में सूक्ष्म से भयभीत ना होकर इसे स्वीकार करना चाहिए। स्थूल यथार्थ है तो सूक्ष्म आदर्श। यदि इनका ठीक से संतुलन किया जाए तो एक संपूर्ण मानव बन सकता है, परंतु इस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया गया। सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद को स्थूल का सूक्ष्म
रूपांतर माना और उनके अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह न होकर स्वप्नदर्शी था। सुमित्रानंदन पंत नगेंद्र जी ने कहा था कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना, लेकिन सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा कि यह सूक्ष्म के प्रति विद्रोह न होकर स्वप्नदर्शी था, अर्थात उसमें केवल निषेध न होकर विधान भी था। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल डॉक्टर नगेंद्र ने ही छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा कर परिभाषा दी है। इसे दो आधारों पर समझा जा सकता है, संवेदना के स्तर पर और शिल्प के स्तर पर। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने जो कहा है उसे समझने के लिए दो स्तर हैं, एक संवेदना और एक है शिल्प। अब हम देखते हैं संवेदना के स्तर पर। संवेदना के स्तर पर स्थूल का तात्पर्य है द्विवेदी युगीन सामाजिकता। द्विवेदी युगीन समाज के स्तर पर नव जागरण की चेतना व्यापक रूप में दिखाई दे रही थी, किंतु व्यक्ति की वैयक्तिकता का हनन हो रहा था। स्वतंत्रता और समानता के मूल्य सांस्कृतिक स्तर पर विकसित हो रहे थे। भारतीय युगीन नव जागरण पूर्णतः राजनीतिक और आर्थिक पक्षों पर केंद्रित था। द्विवेदी युगीन नव जागरण उसकी तुलना में सूक्ष्म हुआ और व्यक्ति के स्तर तक नहीं पहुंचा। छायावाद में इसी सूक्ष्म रूप को अगला रूप व्यक्त होता है जो जन सामान्य और उसके भावों तक पहुंचता है। मेन है संवेदना। संवेदना यानी जन सामान्य तक अपनी बात पहुंचाना। शिल्प के स्तर पर देखते हैं। शिल्प के स्तर पर भी छायावादी काव्य स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। द्विवेदी युग में शिल्प की जो इतिवृत्तात्मकता हुई वह काफ़ी स्थूल थी। स्थूल मतलब बहुत ही बड़े परिप्रेक्ष्य में। छायावादी कविता अपनी अनुभूति परकता और तन्मयता के कारण ऐसे स्थूल शिल्प को धारण नहीं कर सकती थी। वह बाहरी जगत के स्थान पर व्यक्ति के भीतरी जगत को कविता का विषय बनाती है। ऐसे विषयों के लिए प्रतीकात्मकता तथा लाक्षणिक शिल्प संरचना की उपयुक्त थी। इसी दृष्टि से यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने जो बात कही कि ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, उसे सिद्ध करने के लिए यहाँ दो तर्क दिए गए, एक संवेदना के स्तर पर और एक शिल्प के स्तर पर। लेकिन इसे सुमित्रानंदन पंत ने कहा कि सूक्ष्म के प्रति विद्रोह न होकर स्वप्नदर्शी था। तो यहाँ दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, वो आपने देख लिए। अब आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं कि आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास ही रहस्यवाद है। आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ती है और परमात्मा की आत्मा पर, यही छायावाद है। महादेवी वर्मा ने छायावाद को समझाया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन यानी उनकी बातचीत, वाग विलास होता है बातचीत, ही रहस्यवाद कहलाता है। और आत्मा की छाया किस पे? परमात्मा पर, और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ती है, और इसीलिए इस युग को छायावाद कहा है। जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार कविता में जब पौराणिक युग घटना का वर्णन वेदना और स्वानुभूति के आधार पर हो तो हिंदी में उसे छायावाद का नाम दिया जाता है। यानी कविता में पौराणिक की कोई घटना का वर्णन वेदना और स्वानुभूति के आधार पर अगर किया जा रहा है तो छायावाद, मतलब उस युग की छाया का वर्णन, यानी पुराने युग में जो हुआ उसकी छाया का वर्णन, पौराणिक घटना की छाया का वर्णन अगर आज की स्थिति में आप स्ववेदना के आधार पर अगर आप महसूस करें उस घटना को तो उसे छायावाद कहते हैं। छायावाद और कुछ नहीं है, यानी किसी ऐसे तत्व का वर्णन जिसको पुराने समय में हुआ है, उसकी वेदना को अगर आज आप अनुभव करें तो वही छायावाद कहलाता है। उपयुक्त परिभाषाओं को अगर सम्मिलित रूप से देखें तो हम कह सकते हैं कि संसार के प्रत्येक पदार्थ में आत्मा के दर्शन करके, प्रत्येक प्राण में एक आत्मा की अनुभूति करके इसे लाक्षणिक और प्रतीक शैली में व्यक्त करना ही छायावाद है। यानी हर चीज़ में हम एक आत्मा का दर्शन करें, परमात्मा की प्राप्ति करें, अनुभूति करें और उसे दर्शाने के लिए शब्दों का सहारा लें तो वही छायावाद कहलाता है। यानी ऐसी चीज़ जिसे मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, केवल उसे छाया के रूप में अनुभव कर सकता है, अपने शब्दों में दर्शा सकता है, वही छायावाद कहलाता है। आधुनिक काल में छायावाद का निर्माण भारतीय और यूरोपीय भावनाओं के मिल से हुआ है, क्योंकि उसमें एक और तो सर्वत्र एक ही आत्मा के दर्शन की भावना है, तो दूसरी ओर बाहरी स्थूल जगत के प्रति विद्रोह है, जो पश्चिमी विज्ञान की प्रगति के कारण अशांत और दुखी है। अब हम देखेंगे छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इग्नू के विद्यार्थी हों, आरपीएससी के विद्यार्थी हों, एकलव्य की तैयारी कर रहे हो, केवी की तैयारी कर रहे हो, ये अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की देन है? तो आपको देना है छायावाद की। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये वर्ड आप याद रख लीजिएगा। अगर आप इग्नू के विद्यार्थी हैं, एमए कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर इसी लाइन में पूछा जाता है इग्नू के अंदर कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है, इसे अपने कथन द्वारा सिद्ध करिए। उसे सिद्ध करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, और इसमें बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आरपीएससी में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे या मिलते हैं।
छायावाद की विषय वस्तु, विचार सारणी या शैली के आधार पर अनेक परिभाषा दी गई हैं। उनमें से सबसे प्रचलित परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र ने दी। उन्होंने अपनी पुस्तक सुमित्रा नंदन पंत में लिखा है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद का आधार है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद का आधार है, ऐसा किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। ये लाइन यूजीसी नेट में अक्सर देखने को मिलती है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने बताया है? डॉक्टर नगेंद्र। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे जो कि आपको जनरल गाइड या कोचिंग्स में नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ पर सिलेबस कंप्लीट के बाद एक बार आपने फीस जमा करा दी, फिर आपका काम खत्म। 300 स्टूडेंट्स का बैच होता है, उसमें कौन विद्यार्थी को कितना समझ में आ रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। फीस जमा कराने तक ही उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यहाँ पर आप एवरी फैक्ट को समझते हुए चलेंगे। फिर भी अगर कोई आपको कंटेंट ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मैसेज करके मुझे बताइएगा, मैं उसे क्लियर करने में आपकी मदद करूँगा। और 2024 आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बने, सेकंड ग्रेड के अध्यापक बने, यही मेरी शुभकामना है। अब हम देखते हैं विद्यार्थियों, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद का आधार है। स्थूल शब्द बड़ा व्यापक है। इसके प्रति विद्रोह का अर्थ है उपयोगिता के प्रति भावुकता का विद्रोह, काव्य के बंधनों के प्रति मानसिक स्वतंत्रता और कल्पना का विद्रोह। बाद में नगेंद्र जी ने अपने निबंध छायावाद में विद्रोह शब्द का आग्रह शब्द से संशोधित किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा कि नगेंद्र जी ने अपने कौन से निबंध में विद्रोह आग्रह के रूप में कौन से शब्द को संबोधित किया है, यहाँ पर इसे समझिए। उन्होंने कहा है कि जो स्थूल शब्द है वो बहुत ही बड़ा व्यापक है। व्यापक कैसे हैं? इसमें क्या हो रहा है कि आप उपयोगिता के प्रति भावुकता का विद्रोह दर्शा रहे हैं, काव्य के बंधनों के प्रति मानसिक स्वतंत्रता और कल्पना का विद्रोह दर्शा रहे हैं, और उनका जो निबंध था, अपने निबंध में छायावाद के विद्रोह के शब्द को आग्रह शब्द से संबोधित किया है। यानी जो आपको विद्रोह शब्द था उसे किस में कन्वर्ट कर दिया है? आग्रह में कन्वर्ट कर दिया है। महादेवी वर्मा ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह को अपनी तरफ से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार स्थूल और सूक्ष्म परस्पर पूरक हैं, इसीलिए जीवन में सूक्ष्म से भयभीत ना होकर इसे स्वीकार करना चाहिए। स्थूल यथार्थ है तो सूक्ष्म आदर्श। यदि इनका ठीक से संतुलन किया जाए तो एक संपूर्ण मानव बन सकता है, परंतु इस परिभाषा को स्वीकार नहीं किया गया। सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद को स्थूल का सूक्ष्म रूपांतर माना और उनके अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह न होकर स्वप्नदर्शी था। सुमित्रा नंदन पंत ने नगेंद्र जी ने कहा था कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा कि यह सूक्ष्म के प्रति विद्रोह न होकर स्वप्नदर्शी था, अर्थात उसमें केवल निषेध न होकर विधान भी था। इस प्रकार हम देखते हैं कि केवल डॉक्टर नगेंद्र ने ही छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा कर परिभाषा दी है। इसे दो आधारों पर समझा जा सकता है, संवेदना के स्तर पर और शिल्प के स्तर पर। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने जो कहा है उसे समझने के लिए दो स्तर हैं, एक संवेदना और एक है शिल्प। अब हम देखते हैं संवेदना के स्तर पर। संवेदना के स्तर पर स्थूल का तात्पर्य है द्विवेदी युगीन सामाजिकता। द्विवेदी युगीन समाज के स्तर पर नव जागरण की चेतना व्यापक रूप में दिखाई दे रही थी, किंतु व्यक्ति की वैयक्तिकता का हनन हो रहा था। स्वतंत्रता और समानता के मूल्य सांस्कृतिक स्तर पर विकसित हो रहे थे। भारतेंदु युगीन नव जागरण पूर्णतः राजनीतिक और आर्थिक पक्षों पर केंद्रित था। द्विवेदी युगीन नव जागरण उसकी तुलना में सूक्ष्म हुआ और व्यक्ति के स्तर तक नहीं पहुंचा। छायावाद में इसी सूक्ष्म रूप को अगला रूप व्यक्त होता है जो जन सामान्य और उसके भावों तक पहुंचता है। मेन है संवेदना। संवेदना यानी जन सामान्य तक अपनी बात पहुंचाना। शिल्प के स्तर पर देखते हैं। शिल्प के स्तर पर भी छायावादी काव्य स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। द्विवेदी युग में शिल्प की जो इतिवृत्तात्मकता हुई वह काफ़ी स्थूल थी। स्थूल मतलब बहुत ही बड़े परिप्रेक्ष्य में। छायावादी कविता अपनी अनुभूति परकता और तन्मयता के कारण ऐसे स्थूल शिल्प को धारण नहीं कर सकती थी। वह बाहरी जगत के स्थान पर व्यक्ति के भीतरी जगत को कविता का विषय बनाती है। ऐसे विषयों के लिए प्रतीकात्मकता तथा लाक्षणिक शिल्प संरचना की उपयुक्त थी। इसी दृष्टि से यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यानी डॉक्टर नगेंद्र ने जो बात कही कि ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, उसे सिद्ध करने के लिए यहाँ दो तर्क दिए गए, एक संवेदना के स्तर पर और एक शिल्प के स्तर पर। लेकिन इसे सुमित्रा नंदन पंत ने कहा कि सूक्ष्म के प्रति विद्रोह न होकर स्वप्नदर्शी था। तो यहाँ दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, वो आपने देख लिए। अब आगे देखते हैं।
इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने देखा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह में छायावाद के अनेक परिभाषाएं होते हुए भी स्वतंत्रतावाद समीक्षक डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहकर छायावाद की सकारात्मक व्याख्या की है। अब हम देखेंगे छायावाद भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में कैसे था। यानी वो दौर ऐसा था जब भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक नवजागरण चल रहा था, तो उसकी अभिव्यक्ति छायावाद में किस तरह हुई है उसे एक शॉर्ट नोट के रूप में यहाँ पर हम देखेंगे। कई समीक्षकों ने यह आरोप लगाया कि छायावाद तात्कालिक राष्ट्रीय आंदोलन नवजागरण की प्रक्रिया से कटा हुआ है, किंतु यह विश्लेषण अधूरा है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन उस समय चल रहा था और छायावाद में इसकी बात ही नहीं हुई, लेकिन कुछ विश्लेषक बताते हैं कि यह बात गलत है। हम छायावादी काव्य को देखें तो हमें नवजागरण कई स्तरों पर दिखाई देता है। नवजागरण का अर्थ है नए तरीके से जागना। छायावाद ने राष्ट्रीय जागरण हेतु मौलिक और नया तरीका अपनाया। राष्ट्रीय स्वाभिमान, गौरव और संस्कृति का ज्ञान कराने हेतु कवियों ने अतीत की महानता का वर्णन किया। उन्होंने कहा, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है। नवजागरण का एक आयाम होता है समस्याओं के समाधान हेतु जुझारू मानसिकता का परिचय देना। छायावादी कवि अपनी लेखनी के माध्यम से जन सामान्य में जोश और उमंग इस प्रकार पैदा करते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। देखिए कितना सुंदर वर्णन वहाँ किया। तो कौन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक नवजागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति छायावाद में नहीं हुई है। छायावादी काव्य की संवेदना कई स्तरों पर नवजागरण को छूती है। इसी संदर्भ में कहा जा सकता है कि इस काव्य में तत्कालिक राष्ट्रीय समस्याओं पर समाधान हेतु कुछ नए और मौलिक तरीके प्रस्तुत किए गए। छायावादी कवियों ने आम जन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने हेतु अपने काव्य में कई प्रतीकों के माध्यम से जागृत करने के भाव पैदा किए हैं। छायावाद में जागरण शब्द का प्रयोग सभी कविताओं में अनेक संदर्भों में किया है। जैसे जयशंकर प्रसाद ने कहा है, बीती विभावरी जागरी। निराला जी ने इसे कहा है, जागो फिर एक बार। और महादेवी वर्मा ने कहा है, जाग तुझको दूर जाना है। तो तीनों कवियों ने यहाँ पर अपना योगदान राष्ट्रीय सांस्कृतिक नवजागरण में भी दिया है। उल्लेखनीय है कि छायावाद में जो नवजागरण के संकेत दिखाई देते हैं और जो स्वर उभरा है वह केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें पूरा विश्व समाहित है। यह विश्व जागरण और वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, छायावाद में जागरण के जो स्वर दिखाई देते हैं वो नव इस अर्थ में है कि उसमें समस्या, समाधान और वैश्विक कल्याण के तत्व मौजूद हैं। अब हम देखेंगे छायावाद की प्रवृत्तियाँ। जिस तरह से हमने द्विवेदी युग और भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ देखी, द्विवेदी युग में जो प्रमुख प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मकता थी, इसी तरह से छायावाद की भी कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ हैं। इनमें से अक्सर एग्जाम्स में 3 प्रवृत्तियाँ पूछी जाती हैं, मूल्य केंद्रितता, व्यक्तिकता और विषयनिष्ठता। ये कौन से युग की हैं? ये हैं छायावाद की। मूल्य केंद्रितता, व्यक्तिकता और विषयनिष्ठता। तो ये अक्सर ये 3 में से ही कोई एक आती है। तो हम विस्तार से अब देखते हैं। छायावाद ने रहस्यवाद है, न केवल शैली, न केवल स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह या आग्रह। छायावाद एक मूल्य केंद्रित काव्य है। यानी छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? ये 3 ही है, मूल्य केंद्रितता, व्यक्तिकता और विषयनिष्ठता। अगर आपसे कोई पूछ ले कि छायावाद की निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति है, तो इन्हीं में से कोई एक आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम देखेंगे कल्पनाशीलता, अनुभूति की प्रतिष्ठा, वेदना की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, सौंदर्य की अनुभूति, सांस्कृतिक गरिमा, विश्व मानवतावाद, राष्ट्रीय चेतना, लोकमंगल, प्रकृति की वापसी, विशिष्ट भावभंजना के साथ में सभी का वर्णन करते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मूल्य केंद्रिता। विद्यार्थियों, हम विस्तार से इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे आप छायावाद को अच्छे से समझ सकें और उस पर बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तो बिना संकोच के आप उनको हल कर पाएंगे, क्योंकि आपका मानसिक जो विचार है वो छायावाद को पूरी तरह ग्रहण कर चुका होगा। वो कैसा था, उसकी प्रवृत्तियाँ कैसी थी, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा, किसने उसको नकारा, ये सब चीज़ें जब आपके दिमाग में बैठते हुए चलेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं मूल्य केंद्रिता। छायावाद का केंद्रीय मूल्य स्वतंत्रता ही है। इस युग की लगभग सभी कविताओं में मुक्ति का भाव है। छायावाद को आलोचकों द्वारा व्यक्तिवाद की कविता कहा है, परंतु इस काल की रचनाएं व्यक्तिवादी होते हुए भी व्यक्ति केंद्रित नहीं हैं। यानी इसे इस तरह समझ सकते हैं कि इस काल में रचनाएं हुई व्यक्तिवादी, लेकिन व्यक्ति केंद्रित नहीं हैं। वे सभी व्यक्ति की मानसिक और सामाजिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को दर्शाती हैं। बोध की दृष्टि से इस काल में नए मूल्यों पर आधारित रचनाएं हुई हैं। अब आगे देखते हैं।
अब हम पढ़ते हैं व्यक्तिकता को। व्यक्तिकता के अंदर छायावाद इसी अर्थ में विद्रोह का काव्य है कि उसमें एक नई व्यक्तिक चेतना का उदय दिखाई पड़ता है, जो रूढ़िवादी समाज में व्यक्ति की मुक्ति की कामना करती हैं। आत्मकथा इसी प्रवृत्ति का एक आयाम है। व्यक्तिकता का यह आग्रह छायावादी शिल्प पर भी अपनी छाप छोड़ता है और इस काल में कवियों का प्रतीक निर्झर उस व्यक्ति की मुक्त कामना के बारे में बात करता है तथा पथिक प्रतीक घर छोड़े व्यक्ति की मन स्थिति की सूचना देता है। इस प्रकार व्यक्तिकता का आत्म प्रसार भी प्रेरणा देता है, जैसे प्रसाद जी के प्रेम पथिक। इसके अलावा विषय निष्ठता के रूप में आप देखेंगे कि व्यक्तिकता के कारण छायावादी काव्य में विषय प्रधान बन गया। इसी विषय निष्ठता के कारण छायावाद की छाया के विरोध में प्रकाशवाद जैसा विनोदपूर्णवाद भी प्रस्तुत किया गया। इसके कारण छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह कहने का अभिप्राय यही है। अब आती है कल्पनाशीलता। छायावाद में कल्पना की उड़ान अभूतपूर्व थी। निराला ने कविता को कल्पना के कानन की रानी कहा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में जब देखने को मिलते हैं तो आप सोचते हैं ये प्रश्न आया कहाँ से, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि छायावाद में कल्पना की उड़ान अभूतपूर्व थी। निराला जी ने छायावादी कविता को कल्पना के कानन की रानी कहा है। छायावादी कविता को निराला जी ने क्या कहा है? निराला जी ने क्या कहा है? कल्पना के कानन की रानी। और प्रसाद जी ने कल्पना के प्रशंसा में एक पूरी कविता ही लिख डाली, जिसमें कल्पना को मनुष्य जीवन का प्रण कहा गया है। पंत जी ने कहा, कोई भी गंभीर, व्यापक और महत्वपूर्ण अनुभूति काल्पनिक होती है। इस प्रकार छायावादी कवि के लिए कल्पना उसकी मानसिक स्वतंत्रता का प्रतीक थी। कल्पना के पंखों के सहारे ही वह मुक्त आकाश में विचरण करने की क्षमता प्राप्त करता था। यही कारण है कि इन कवियों की कल्पना शक्ति में छायावाद के सुसंतावाद के नाम को सार्थक किया है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है वो यही बनता है कि निराला ने छायावादी कविता को क्या कहा है? कल्पना के कानन की रानी। अगला देखते हैं अनुभूति की प्रतिष्ठा। विषय की प्रधानता के कारण छायावाद में अनुभूति के महत्व की प्रतिष्ठा हुई। हिंदी कविता को छायावाद की यह महत्वपूर्ण देन है कि उसमें कविता में कोरे वस्तु का वर्णन के स्थान पर अनुभूति का महत्व प्रतिष्ठित किया है। इसमें नुकसान यह रहा कि छायावाद के भावों की अधिकता हो गई और काव्य कोरी भावुकता से भर गया। बाद में छायावाद के पतन के अनेक कारणों में भावों की यह भी एक कारण बनी, यानी अनुभूति की प्रतिष्ठा जो थी वो इतनी अधिक हो गई कि वो कोरे भावों की अधिकता, भावी भाव उसमें पूरी कविता में आ गए। इसके कारण कोई भी अगर एक भाव अधिक होगा तो वो नीरसता पैदा करता ही है। अब हम देखेंगे वेदना की अनुभूति। छायावाद की कविताओं में आंसू और वेदना की अधिकता है। आंसू प्रसाद के काव्य का शीर्षक ही नहीं, पंत जी ने भी इस शीर्षक के साथ कविताएं लिखी हैं। महादेव जी को तो सारा काव्य जैसे आंसुओं से ही गीला है। साथ ही विद्रोही निराला जी की वेदना से अछूते नहीं है। वेदना को छायावादी कवियों ने पीड़ा के अतिरिक्त अनुभूति, संवेदना और बोध के अर्थ में भी प्रकट किया है। जैसे वेदना के ही सुरीले हाथ से बना यह विश्व। वेदना की जो प्रधानता छायावाद की शुरुआत में थी वह धीरे धीरे कम होती गई। अब देखते हैं प्रेम की अनुभूति को। छायावाद को आधुनिक काल में सबसे सशक्त प्रेम कविता कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने छायावादी कविता को अधिकतर प्रेम गीतात्मक कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वन लाइनर बनेगा कि छायावादी कविता को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? प्रेम गीतात्मक। ठीक है। और निराला जी ने क्या कहा? कल्पना के कानन की रानी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कविता को? प्रेम गीतात्मक। कल्पना के कानन की रानी किसने कहा? निराला ने। प्रेम गीतात्मक किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम गीतात्मक कहा। छायावाद का प्रेम प्राय अशरीरी है और इसमें रीतिकालीन भोगवादी दृष्टि के स्थान पर मानसिक राग और प्रेम की स्थापना की गई है। यहाँ छायावाद ने आदर्शवाद का रास्ता अपनाया तथा प्रेम का उन्नयन करने का रास्ता प्रकट किया। प्रेम का यह स्वरूप हिंदी कविता में अब तक अपरिचित आधुनिक था। छायावाद ने कविता प्रेम की अनुभूति को एक नए रूप रंग में प्रस्तुत करने के कारण ध्यान आकर्षित करती ही है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट प्रेम की अनुभूति में एक वन लाइनर फैक्ट जो बनता है वो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावादी कविता को क्या कहा है? प्रेम गीतात्मक कहा है। और निराला जी ने कल्पना के कानन की रानी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा अब सौंदर्य की अनुभूति को हम देखते हैं। सौंदर्य की अभिव्यक्ति छायावाद में अपनी विशिष्टता की ओर ध्यान आकर्षित करती है। छायावाद के कवियों की दृष्टि आगे देखते हैं। निश्चित रूप से सौंदर्यवादी थी तथा वे जीवन को भी सुंदर बनाने के अभिलाषी थे। छायावाद में सौंदर्य एक कला है और यहाँ सौंदर्य कनक करण के अंतराल में लुक छिप कर चलता दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार इस युग में सौंदर्य की भव्यता और दिव्यता के
साथ काव्य को एक मूल रूप में प्रतिष्ठित किया गया। अब हम देखते हैं सांस्कृतिक गरिमा कैसी थी। छायावाद में प्राचीन रूढ़ियों के विरुद्ध काव्य रचा जाने लगा और इसके बावजूद समकालीन नवजागरण की चेतना के अनुरूप सांस्कृतिक गरिमा को बढ़ाने में भी कवियों ने अपना योगदान दिया। छायावाद की यह सांस्कृतिक चेतना द्विवेदी युग के अधिक परिपक्व और सूक्ष्म थी। उदाहरण के लिए निराला की यमुना के प्रति राम की शक्ति पूजा तथा प्रसाद जी की कामयानी को ले सकते हैं। इनमें से एक नई दृष्टि के साथ आधुनिक बोध का एक नया सांस्कृतिक आयाम मिल गया। विद्यार्थी, जहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वहाँ मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। बाकी का जो कंटेंट है आपकी मानसिक जो अभिलक्षणता है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए है कि छायावाद क्या था, उसकी परिस्थितियाँ क्या रही, उनके काव्य के क्या दर्शन मिलते हैं, उन सबको एक ब्रॉड दृष्टिकोण देने के लिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं। विश्व मानवतावाद के अंतर्गत छायावादी कवि काव्य में राष्ट्रीय चेतना है लेकिन अंतर्राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्र के स्वाधीनता संग्राम के संबंध होते हुए भी सभी कवि विश्व दृष्टि से अभिव्यक्त करते रहे। निराला ने सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति कविता लिखकर यह प्रमाणित कर दिया कि छायावाद के कवि की दृष्टि देश, वर्ण, धर्म आदि के सभी दीवारों को तोड़कर मानवीय संबंधों और संवेदना को प्रस्तुत करता है। निराला जी के लिए तो मानव मानव से ही नहीं भिन्न, निश्चय हो श्वेत कृष्ण व नहीं क्लिन। इस प्रकार विश्व मानवतावाद की दृष्टि बहुत विशाल है और यही उसे आधुनिक भी बनाती है। राष्ट्रीय चेतना और लोकमंगल के रूप में छायावादी कवियों का यह आरोप लगता रहा है कि जब देश औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध अपनी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा था तो ये कवि राष्ट्रीय काव्यधारा को छोड़कर कुछ और ही रच रहे थे। ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है क्योंकि इन कवियों ने ओजस्वी स्वर में जागरण को गति तो प्रदान की ही, इसमें प्रसाद जी की प्रथम किरणों का दे उपहार, निराला जी की भारती जय विजय करे जैसी रचनाएं इसका प्रमाण हैं। इस प्रकार छायावाद के कवियों की रचनाएं लोक मंगल भावनाओं के साथ मानव जीवन उन्मुखी भी हैं। इसके अलावा देखते हैं छायावाद की प्रकृति की ओर वापसी किस तरह दर्शाई गई है। छायावादी कवियों ने प्रकृति के उपहार उषा, संध्या, रात्रि, चांदनी जैसे चिर परिचित प्रकृति के रूपों को भी नई अंतर्दृष्टि से देखा। पंत के पर्वतीय सौंदर्य के चित्र, प्रसाद जी के कामयानी में प्रलयकारी समुद्र के विराट दृश्य हिंदी काव्य की अमूल्य निधि हैं। प्रकृति के खंड चित्रों के साथ कवियों ने प्रकृति की विराट सत्ता के रूप में अवलोकन किया। प्रकृति उनके लिए या तो प्रेरणा का स्रोत थी या विश्राम स्थली, लेकिन पलायन भूमि कभी नहीं रही। कुल मिलाकर हिंदी का छायावाद अन्य रोमांटिक आंदोलनों की तरह प्रकृति की आदिम गोद में लौटने को उन्मुख नहीं है, बल्कि उसमें मानव जीवन को प्रकृति के सौंदर्य से मंडित करने की मानवीय आकांक्षा है। इसके अलावा हम देखते हैं विशिष्ट भाव व्यंजना क्या रही छायावाद के अंदर। छायावाद में विशिष्ट भाव व्यंजना को उसकी सबसे बड़ी देन माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि छायावाद की सबसे बड़ी देन किसे माना गया है, तो आपको लिखना है विशिष्ट भाव व्यंजना। यह कौशल छायावाद का प्रथम साधन है। छायावाद ने कवि की भाषा की अभिव्यंजना बढ़ाने के साथ साथ छायावाद बढ़ाने के लिए बिंब विधान का भी प्रश्रय लिया और यहाँ पर बिंब रचना में छायावादी कवियों का सबसे बड़ा साधन सृष्टि विधायनी कल्पना थी। इसीलिए उन्होंने बिंबों की मौलिकता और ताजगी को उसमें दर्शाया। छंद प्रयोग की दृष्टि से भी छायावादी कवियों का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें मुक्तक छंद प्रवर्तन का श्रेय भी दिया जाता है, जिसमें पुरस्कृतकर्ता मुख्य रूप से निराला जी हैं। यानी मुख्य रूप से आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जो छायावादी कवि है उसमें विशिष्ट भाव व्यंजना भी दी गई है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे छायावादी काव्य, और छायावादी काव्य को पढ़ने के आगे हम देखते हैं छायावादी काव्य। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक हमने छायावाद के इतिहास की जो प्रवृत्तियाँ थी, जो काव्य प्रवृत्तियाँ थी, जो उनके जो साहित्य रचा गया किस प्रकृति का था, क्या उसके अभिलाक्षणिक तत्व थे, उन सब का अध्ययन किया, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चंस कम बनते हैं। अभी काव्य जब आता जाएगा, कवियों का वर्णन जब करेंगे तो वहाँ से आपके आरपीएससी के वन लाइनर क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे। तो देखिए छायावादी काव्य। छायावादी युग के पश्चात हिंदी साहित्य में कविता की जो धारा प्रवाहित हुई वह छायावादी कविता के नाम से प्रसिद्ध हुई। द्विवेदी युग में हिंदी कविता कोरी उपदेश मात्र बनकर रह गई थी। उसमें समाज सुधार की चर्चा व्यापक रूप से की जाती थी। उपदेशात्मकता और नैतिकता की प्रधानता के कारण कविता में निरसता आ गई। कवि का हृदय उस निरसता से उब गया और कविता में सरसता लाने के लिए छटपटा उठा। इसी छटपटाहट को दूर किया छायावादी काव्य ने, और इसे एक तरफ गांधीवाद से प्रेरणा प्राप्त हुई तो दूसरी तरफ बंगाल के नव जागरण और रविंद्रनाथ के संपर्क से भी आता है। इस छायावादी काव्य की निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। अब हम छायावादी जो काव्य रचा गया उसकी विशेषताओं को देखेंगे।
इन विशेषताओं में सबसे प्रमुख हैं आत्म अभिव्यंजन का चित्रण, सौंदर्य चित्रण, श्रृंगार चित्रण, नारी चित्रण, रहस्य भावना का चित्रण, प्रकृति चित्रण, दुख और वेदना का चित्रण, साथ ही राष्ट्र प्रेम का चित्रण भी इसमें दिया गया है। विद्यार्थियों, यहाँ से आप देखेंगे कि आपका जो ब्रॉड एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। और जब हम कवि पढ़ेंगे तो आपको उनकी रचनाओं में जो भाव भंगिमा है, कौन सी रचना कौन से काल के, उसको समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये 8 पॉइंट हैं, इन 8 पॉइंटों को हम जल्दी से देख लेते हैं। पहला आता है आत्म अभिव्यंजन चित्रण। छायावादी काव्य की पहली विशेषता आत्म अभिव्यंजन चित्रण है। इसने कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन में ही खोजने का प्रयास किया। स्वयं के जीवन में घटित घटनाओं और भावनाओं को काव्य की विषय वस्तु बनाकर आत्म अभिव्यंजन को बल दिया। इसके उदाहरण प्रसादकृत आंसू काव्य तथा पंतकृत उच्छ्वास कविता को देख सकते हैं। महादेवी वर्मा की कविताओं में भी आत्म अभिव्यंजन की अभिव्यक्ति मिलती है। वेदना की प्रधानता को उनके काव्य में उनके जीवन की छाया भी मिलती है, ऐसा कहना अनुपयुक्त न होगा। सौंदर्य चित्रण क्या है? छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म और उद्धत है। उसमें रीतिकालीन स्थूलता और मासलता का नितांत अभाव है। सौंदर्य चित्रण के समय मन और आंतरिक सौंदर्य के वर्णन को प्रधानता दी गई। शारीरिक अंगों की कांति का वर्णन भी बड़े ही संयमित तरीके से किया गया, जैसे प्रसाद जी द्वारा कृत कामयानी में। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदल अधर खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलवीर रंग। इस तरह से देखिए उन्होंने कितना सौंदर्य चित्रण भी किया है, लेकिन खुला सौंदर्य चित्रण नहीं किया। श्रृंगार का चित्रण किस प्रकार हुआ? द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार चित्रण बहुत कम हुआ, और जहाँ भी हुआ है वहाँ पर मर्यादित रूप से हुआ है। छायावाद में आकर कविता पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। छायावादी काव्य में श्रृंगार का वर्णन संयोग और वियोग दोनों भाव में हुआ है। पंत ने काव्य में प्रेम और श्रृंगार की भावना की बड़ी सहज अभिव्यक्ति हुई है। प्रिया का आकर्षण पागल बना देता है। तुम में जो हो लवण्य मधुरिमा जो असीम सम्मोहन। वियोग श्रृंगार का भाव चित्र प्रसादकृत आंसू में उपलब्ध होते हैं। महादेवी वर्मा के काव्य तो विरह और वेदना से भरा पड़ा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि श्रृंगार का चित्रण छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में क्या आता है? श्रृंगार। इसके अलावा हम देखते हैं नारी चित्रण को। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उद्धत दृष्टिकोण को अपनाकर समाज में उसके स्थानीय स्थान को प्रतिष्ठित किया है। रीतिकालीन कवियों ने नारी को विलास की वस्तु और उपभोग की वस्तु माना था, जबकि छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन पर्व मानते हुए उसको दर्शाया है। अब आगे देखते हैं। तो इस तरह से छायावादी कवियों ने नारी को गरिमा प्रदान की और प्रेरणा का पावन पर्व माना। वह दया, क्षमा, करुणा और प्रेम की देवी है और इन गुणों के कारण सदा की पात्र है। प्रसाद जी ने कहा है, नारी तुम केवल सदा हो विस्वात रजत नग पग तल में। पंत जी ने देवी माँ, सहचरी, प्राण कहकर नारी के प्रति आदर परिचय दिया है। निराला जी ने नारी को पुरुष के हृदय की आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अब हम देखते हैं रहस्य भावना का चित्रण किस प्रकार हुआ है। छायावादी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति का भी मुख्य रूप से उपलब्ध होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण से छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। प्राय सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। महादेवी के रूप में काव्य को रहस्यवाद की प्रवृत्ति का उपलब्ध होती है, यानी महादेवी वर्मा ने काव्य में भी रहस्यवाद को समाया है। और इसके अलावा प्रकृति चित्रण को देखते हैं। छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए हंसते हंसते रोते भी दिखाया है। पंत जी ने तो प्रकृति को ही काव्य की प्रेरणा माना है तथा वे प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य पर वरीयता देते हैं। उसे दर्शाते हुए कहते हैं कि आचरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर विश्वास। यहाँ वायु को ठंडी सांस भरते आकाश को रोते हुए दिखाया गया है। पंत जी ने प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आरपीएससी के विद्यार्थी ध्यान दें कि ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है और अक्सर ये पूछा जाता है। तो ये आपको सुमित्रानंदन पंत कहा है। प्रसाद जी ने कामयानी में हिमालय का सुंदर चित्रण किया है। राम कुमार वर्मा जी ने इसी कारण छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा देते हुए कहा, प्रकृति का क्षेत्र ही इन कवियों की कविता का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में इसे छायावाद की जगह प्रकृतिवाद कहें तो अधिक युक्ति संगत होगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट फिर आता है कि छायावाद को प्रकृतिवाद किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ऐसे हैं जिन्होंने छायावाद को प्रकृतिवाद की संज्ञा दी है।
इसके अलावा हम देखते हैं दुख और वेदना का चित्रण। छायावादी काव्य में दुख और वेदना का भाव की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी तो वेदना की कवयित्री हैं, वे अपनी वेदना विहल हृदय में की तुलना में मेघ खंड से करती हैं। महादेवी वर्मा के गद्य पद में जो दुखवाद और करुणा के भाव दिखाई पड़ते हैं वो बौद्ध दर्शन के प्रभाव स्वरूप माने जा सकते हैं। प्रसाद जी आंसू काव्य में भी वेदना की ही कहानी है। राष्ट्र प्रेम का चित्रण कैसे हुआ उसे देखते हैं। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव को अंकित करते हुए कहा है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये लाइनें अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ये किसके द्वारा रचित है? तो ये आपको जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी के गीतों में राष्ट्रभक्ति अपने परम उत्कर्ष पर है। उन्होंने रचना करते हुए पुष्प की अभिलाषा में उन्होंने एक पुष्प की इच्छा व्यक्त की है कि उसे शहीद के चरणों तले आने का सौभाग्य मिले। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जावें वीर अनेक। ये लाइन भी अक्सर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगी, आरपीएससी वाले से नोट कर लें। ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। इस प्रकार छायावादी काव्य में राष्ट्रीय चेतना को भी बखूबी दर्शाया गया है। अब आ गया मेन फैक्ट है, वो है छायावादी कवि। और इसे याद करने की मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दूंगा कि आप फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। पहले हम देखते हैं छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। तो इस तरह से आप इसे एक सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। महादेव, शंकर और राम ने सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। फिर से बोलिए इसे, महादेव शंकर राम ने, महादेव शंकर राम ने सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। महादेव शंकर और राम ने सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। महादेव शंकर और राम ने, महादेव शंकर और राम ने, देखो दो चीज़ें, महादेव शंकर एक तो और एक राम है। उन्होंने किसको आशीर्वाद दिया है? सूर्य और सुमित्रा को। शु शु, सूर्य और सुमित्रा। महादेव शंकर और राम ने सूर्य और सुमित्रा को कहाँ आशीर्वाद दिया? छाया में दिया। महादेव शंकर और राम ने किसको आशीर्वाद दिया? सूर्य और सुमित्रा को। कहाँ दिया? छाया में। बस याद हो गई ट्रिक। महादेव शंकर और राम ने सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। तो महादेव महादेवी वर्मा, शंकर जयशंकर प्रसाद, राम राम कुमार वर्मा, सूर्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा सुमित्रा नंदन पंत। छाया से छायावादी। याद हो गया आपको? बस यही तो ट्रिक होती है। इसी ट्रिकों से अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब हम इनका विस्तार से वर्णन देखते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे पहले छायावादी कवियों में देखते हैं महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वन लाइनर है, अक्सर एग्जाम में आता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है महादेवी वर्मा को। उनके काव्य में विरह की प्रधानता है और रहस्यवादी प्रवृत्ति विद्यमान है। मैं नीर भरी दुख की बदली इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। इसको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो महिला को मिला था वो इसी को मिला था। इनकी रचना यामा में रश्मि और नीरजा सांध्य गीत का संकलन किया गया है। यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ मिला। कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला? तो आपको यामा लिखना है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। ये जनरल गाइडों में आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। इनके जो सर्वाधिक प्रिय प्रतीक हैं वो दीपक और बादल हैं। महादेवी वर्मा सबसे ज़्यादा जो प्रतीक के रूप में यूज करती है वो करती है दीपक और बादल को। इनकी कृति सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूजीसी नेट या आरपीएससी के विद्यार्थी से नोट करें कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद दिया गया है? तो सप्तपर्णा। ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद कौन सी रचना में दिया है? सप्तपर्णा में। किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा के द्वारा। अब देखें इसकी प्रमुख रचनाएं। सप्तपर्णा, दीपशिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और सांध्य गीत। अब हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता है सावन पंचक। भारतेंदु युग के कलाधर नाम
उपनाम से प्रकाशित हुई। और ये अक्सर आपको यूजीसी नेट में देखने को मिलेगा। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है? सावन पंचक। किस नाम से उन्होंने प्रकाशित की थी? ये भारतेंदु युग में जयशंकर प्रसाद ने कलाधर नाम से प्रकाशित की थी। कलाधर उनका उपनाम से प्रकाशित हुई थी। उनकी पहली कविता थी, वो थी सावन पंचक। जयशंकर प्रसाद की पहली कविता कौन सी थी? सावन पंचक। किस उपनाम से प्रकाशित हुई? कलाधर। उनकी प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। प्रसाद जी की प्रथम पुस्तक उर्वशी में लिखी, जो एक चंपू काव्य, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रसाद जी की प्रथम पुस्तक का नाम कौन सा है? उर्वशी। और कौन से काव्य रूप में लिखी है? चंपू काव्य में लिखी है। खड़ी बोली में प्रसाद जी की प्रथम काव्य संग्रह है, वो है कानन कुसुम। खड़ी बोली में तो है कानन कुसुम। प्रथम पुस्तक कौन सी है? उर्वशी। किस तरह की पुस्तक है? चंपू काव्य है। खड़ी बोली में प्रसाद जी की पहली पुस्तक कौन सी है? कानन कुसुम, वो काव्य संग्रह है। इनकी प्रथम रचना झरना है। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, यानी छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद की झरना रचना को। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद कृत झरना को। इनकी आंसू 133 छंदों का वृह प्रदान स्मृति काव्य। बहुत शानदार प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद कृत आंसू में कितने छंदों का वर्णन किया गया है? 133 छंदों का वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों, आप विश्वास मानिए, ये तथ्य और ये आपको कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप अपने नोट्स में देख लीजिए, अपनी गाइड्स में देख लीजिए। बहुत मेहनत से संकलित करके एक स्थान पर आपके लिए लाया गया है। आप इन्हें अच्छे से पढ़िए। और इस आंसू 133 छंदों का वृह प्रधान स्मृति काव्य हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? आंसू को। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इनसे अधिकतर प्रश्न आपको देखने को एग्जाम्स में मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा ब्रज भाषा में रचित रचनाएं चित्राधार में संकलित हैं। प्रसाद जी का प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। प्रसाद जी को कैसा कवि माना जाता है? प्रेम और सौंदर्य का कवि। तो यहाँ पर बनने वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न बनेगा, प्रसाद जी की प्रथम कविता कौन सी है? सावन पंचक। कौन से उपनाम से हुई? कलाधर नाम से। इनकी प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? प्रथम प्रभात। प्रसाद जी की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? उर्वशी। कैसा काव्य है? चंपू काव्य। खड़ी बोली में प्रसाद जी की प्रथम काव्य कौन सा है? कानन कुसुम। इनका प्रथम जो रचना है वो कौन सी है? झरना। झरना को क्या कहा जाता है? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला। झरना को क्या कहा जाता है? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। अब हम देखते हैं रामकुमार वर्मा को। रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकीकार और आलोचक हैं। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ देव पुरस्कार मिला है। देव पुरस्कार रामकुमार वर्मा को किस रचना के लिए मिला? उनके चित्ररेखा काव्य संग्रह पर। साथ ही सप्तकिरण एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय सम्मेलन पुरस्कार भी मिला। उनका एकांकी संग्रह था सप्तकिरण। हिंदी एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा अनेक विषयों पर 150 से अधिक एकांकी लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हिंदी में एकांकी का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। हिंदी में एकांकी का जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये याद रखिएगा। हिंदी में के बारे में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का विचार था, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा हो वह अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। स्वतंत्र देश के लोगों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और अक्सर हिंदी के एग्जाम्स में ये लाइन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलती है कि किसने कहा कि जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वो अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। स्वतंत्र देश के लोगों को अपनी निज भाषा पर ही गर्व करना चाहिए। तो ये कहा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इनकी प्रमुख जो रचना है वो आकाशगंगा, चित्ररेखा और सप्तकिरण मानी गई हैं। अब पढ़ते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कौन से छंद का प्रवर्तक माना गया? मुक्त छंद का। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। कौन से छंद को केचुआ या रबर छंद भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है कि कौन हिंदी में कौन से छंद को रबर या केचुआ की संज्ञा दी गई है। तो मुक्तक छंद को। और इसके प्रमुख कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साथ ही परिमल की भूमिका में उन्होंने हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला जी ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। साथ ही परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। इनके द्वारा रचित सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत माना जाता है। तुलसीदास एक खंड काव्य है जो इन्होंने 101 छंदों में रचा है। इस प्रकार निराला ओज, औदात और विद्रोह के कवि हैं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सरोज स्मृति, अनामिका, तुलसीदास अणिमा, परिमल, चूही की कली।
इसके अलावा पढ़ते हैं हम सुमित्रानंदन पंत जी को। सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना है उच्छ्वास, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित्रानंद पंत की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है? उच्छ्वास है। और अंतिम रचना है गुंजन। इन्होंने लोकायत नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। आने वाली एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सुमित्रानंदन कृत लोकायत नामक महाकाव्य किसके जीवन पर लिखा है? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायत महाकाव्य, लोकायत जो काव्य लिखा है वो किसके जीवन पर लिखा है? महात्मा गांधी के जीवन पर। पंत जी ने कविताओं को चिदंबरा नाम से संकलित किया, जिसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा नाम से जो संकलित हुआ, उनकी कविताओं का संकलन था, उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। पंत जी ने अपनी रचना पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा है। पंत जी ने अपनी कौन सी रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा है? तो आपको याद रखना है पल्लव को। पल्लव को उन्होंने कहा है छायावाद का घोषणा पत्र। वीणा इनकी प्रमुख रचना है। प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। प्रमुख रचना है वीणा, पल्लव, गुंजन, उच्छ्वास। सुमित्रानंदन पंत जी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब ये याद रखिए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रानंदन पंत को। पंत जी को कोमल कल्पना के लिए भी जाने जाते हैं। पंत जी किसके लिए जाने जाते हैं? कोमल कल्पना के लिए भी जाने जाते हैं। अब यहाँ तक हमने उनके कवियों का वर्णन देख लिया, उनके कवियों की शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने यहाँ पर देखी और आपको अभी याद भी हो गई होगी। शॉर्ट ट्रिक थी, महादेव, शंकर और राम ने सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। महादेव, शंकर और राम ने सूर्य और सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप कवियों को, छायावादी कवियों को याद रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, छायावाद का अध्ययन हम करते हैं 1920 से 1936 तक के पीरियड काल को, लेकिन इसमें एक समय आता है 1930 के बाद, और 1930 के बाद एक नई प्रवृत्ति छायावाद की उभरती है और उसे नाम दिया गया उत्तर छायावाद। यही कारण है कि इसे हम अलग से पढ़ते हैं। छायावाद का युग 1920 से 1936 तक माना जाता है। इस युग में के काव्य में सांस्कृतिक नवजागरण का बोध होता है। 1930 के बाद इस छायावाद के कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिन्हें उत्तर छायावाद के नाम से जानते हैं। उत्तर छायावादी प्रवृत्ति अल्पकालिक है, परंतु इस काल में छायावादी काव्य में बदलाव लाने का कार्य किया। यानी बहुत 6 साल का समय पीरियड है, लेकिन इसमें अलग ही एक प्रवृत्ति का जन्म दिया और एक जागृत युग के आधार भूमि को इन्होंने सृजन किया। इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, व्यक्तिगत प्राणमूलक काव्यधारा और राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्वतंत्रतावाद। तो व्यक्तिगत प्राणमूलक काव्यधारा के अंतर हम देखते हैं, एक आदर्श एक परंपरा के साथ बंधा नहीं रह सकता, अतः परिवर्तन स्वाभाविक होने के साथ अनिवार्य भी हो जाता है। एक रस जीवन गति शून्य होकर समाप्त हो जाता है। यह बात साहित्य पर भी लागू होती है। युग काल के हिसाब से काव्य धारा का रूप बदलता है। यही कारण है कि छायावाद से उत्तर छायावाद में हुआ। व्यक्तिगत प्राणमूलक काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल, नरेंद्र शर्मा आदि हैं। बच्चन जी के मधु काव्य का जनता में अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई और इस प्रकार इस तरह के काव्य में व्यक्ति अनुभूतियों का चित्रण बहुत ज़्यादा हुआ है। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक स्वतंत्रतावाद में क्या है देखते हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामनरेश त्रिपाठी प्रमुख हैं। इस प्रकार के उत्तर छायावादी काव्य में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना, देश पर मर मिटने के अभाव, वीर भावों की प्रधानता, स्वतंत्रता संग्राम का उद्बोधन है। इसके साथ ही इस प्रकार के साहित्य में आर्य संस्कृति और गांधीवाद के दर्शन भी जन जागरण का संदेश मिलता है। उत्तर छायावादी इस धारा के प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, और इस धारा की कविताओं में गौरवगान के अलावा कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, जय भारत, नकुल और विक्रमादित्य। इस प्रकार व्यक्तिगत प्राणमूलक काव्य में लौकिक धरातल का प्रेम और उससे उत्पन्न उल्लास, मस्ती, मादकता, निराशा, हताशा और कुंठा के भाव हैं। छायावादी काव्य से अंतर केवल गंभीरता के विषय पर है। उत्तर छायावादी रचनाएं ज़्यादा गंभीर दिखाई देती हैं। यानी उत्तर छायावाद और छायावाद में अंतर क्या है कि उत्तर छायावादी जो रचना है वो बहुत ज़्यादा गंभीर दिखाई देती हैं और इस काल के कवि भी गंभीर रचना लिखते हैं। और प्रमुख कवि कौन से हैं? उत्तर छायावादी कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर।
इस तरह से कई विद्यार्थी होंगे जिन्होंने छायावाद के साथ में उत्तर छायावादी कवियों को पढ़ा होगा, बट इनको अलग से ही पढ़ना चाहिए क्योंकि इनकी प्रवृत्ति थोड़ी अलग तरह की है। अब हम पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन व्यक्तिगत प्राणमूलक छायावादी धारा के कवि हैं। इन्हें हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को। और ये अक्सर एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। इन पर उमर खय्याम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? वह उमर खय्याम। बच्चन जी को हिंदी का क्या कहा जाता है? बायरन भी कहा जाता है। हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। ये मुख्यतः प्रेम और मस्ती के कवि हैं। तो आपको याद रखना है, हिंदी का बायरन किसे कहा जाता है? बच्चन जी को। और इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। माखनलाल चतुर्वेदी जी क्या थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी प्रमुख रचनाएं कैदी और कोकिला तथा पुष्प की अभिलाषा। नरेंद्र शर्मा जी हैं। नरेंद्र शर्मा प्रकृति प्रेम और मानव सौंदर्य के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत और मिट्टी के फूल के रूप में हम पढ़ते आए हैं। अब हम पढ़ेंगे भगवती चरण वर्मा। आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं भगवती चरण वर्मा को। भगवती चरण वर्मा की कविताओं में मस्ती और प्रेम तथा यौवन का उल्लास हमें देखने को मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में मधुकर्ण, प्रेम संगीत और मानव एक दिन आदि आती हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में पढ़ते हुए देखते हैं। उत्तर छायावादी कविता के सर्वप्रथम कवियों में दिनकर हैं। दिनकर जी अपनी कविताओं में वक्तत्व कला के लिए विख्यात हैं और राष्ट्रीयता तथा सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करना इनके काव्य का मुख्य स्वर है। इनकी रचनाओं में उर्वशी, गीत अगीत, हुंकार, रेणुका और चक्रवाल को आप देख सकते हैं। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सेशन, जो है प्रमुख तथ्य, यानी छायावादी युग पर बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण तथ्य। सब प्रश्न कौन से हैं जो आपको आरपीएससी की आने वाली संस्कृत की फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एग्जाम हो, ये अधिकतर आपको देखने को मिलेगी, जो 2024 में आपको एक सशक्त मार्ग प्रदर्शित जरूर करेगी। प्रमुख तथ्यों में है छायावादी कवि दर्शन, यानी अक्सर ये से प्रश्न बनता ही है कि छायावादी कवि दर्शन जयशंकर प्रसाद की कविताओं में कौन सा दर्शन मिलता है, महादेवी वर्मा की में कौन सा मिलता है, सुमित्रा नंदन पंत की में कौन सा मिलता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सा दर्शन मिलता है। और ये दर्शन अधिकतर विद्यार्थियों के प्रश्न गलत होते हैं, आज के बाद आपके नहीं होंगे। जयशंकर प्रसाद जी में की कविताओं में छायावादी का कौन सा दर्शन मिलता है? शैव दर्शन। महादेवी वर्मा में मिलता है बौद्ध दर्शन। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन, जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत मिलता है और सुमित्रा नंदन पंत में अरविंद दर्शन के दर्शन होते हैं। तो आप याद रखिएगा ये दर्शनों को, ये 4-5 दर्शन है, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है और विद्यार्थियों को इसका पता नहीं रहता क्योंकि जनरल गाइडों में ये प्रश्न दिए हुए ही नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा है? शैव दर्शन। जयशंकर अब कैसे याद करेंगे? अब शंकर आ रहा है, महादेव का नाम आ रहा है, तो उसमें आ रहा है शैव। शैव मतलब शिव, शैव दर्शन आ गए। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन। महादेवी वर्मा, महादेव, तो इसमें आपको याद रखना है वर्मा मतलब बौद्ध, वैसे बौद्ध कर लेना, बौद्ध से जोड़ लेना, महादेवी वर्मा बौद्ध। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कैसे हैं? अद्वैत हैं, निराला है, सबसे अद्वैत वेदांत, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत कैसे हैं? अरविंद दर्शन है, अरविंद। सुमित्रा नंदन पंत का अरविंद से लिंक करो इसको, पंत अरविंद, है ना। तो इस तरह से लिंक करके अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का श्लाघा पुरुष कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा ही प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसे छायावाद का श्लाघा पुरुष कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का श्लाघा पुरुष कहा जाता है। छायावाद का श्लाघा पुरुष किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचे रहा हमारा किसकी रचना है? श्यामल लाल प्रसाद की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1924 में इस गीत की रचना की थी। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना किसने की? श्यामलाल पार्षद ने। श्यामलाल पार्षद ने किसकी रचना की है? झंडा ऊंचा रहे हमारा। और कब रचना की? 1924 में। यह गीत सर्वप्रथम 1925 में कानपुर कांग्रेस के ध्वजारोहण के समय गाया गया। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी याद रखिएगा। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया है, यानी लिखित रूप से छायावाद शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? मुकुटधर पांडे ने।
तो एक बार फिर हम इनको देखते हैं। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन, महादेव वर्मा बौद्ध दर्शन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत, सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। प्रसिद्ध राष्ट्रगीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामल लाल पार्षद ने सन 1924 में की। 1925 में सबसे पहले कानपुर कांग्रेस के ध्वजारोहण के समय गाया गया और मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। इसी के साथ हम छायावाद को कंप्लीट करते हैं। आप एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, उसके साथ में आपका पूरा छायावाद कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कोई गलत या आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रगतिवादी युग। अब आपके लिए एक संदेश है और उस संदेश को सुनते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए देखते हैं उस संदेश को। तो देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस तरह से हमने नैनो सेकंड में उत्तर और प्रश्नों का कर दिया धुआं। सब्सक्राइब और लाइक करो, आसमान को छूने का समय आ गया है। हमारे अगले वीडियो का विषय होगा आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रगतिवाद युग। बहुत सारे विद्यार्थियों को प्रगतिवाद एवं प्रगतिशीलता का अंतर बिल्कुल पता नहीं होता और ऐसे कन्फ्यूजन में वो अधिकतर प्रश्नों को गलत करके आते हैं। इसी कन्फ्यूजन को अगले वीडियो में हम आसानी से दूर करेंगे। साथ ही देखेंगे प्रगतिवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि, इतिहास, प्रगतिवादी साहित्य एवं प्रगतिवादी प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के साथ देखेंगे मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर और आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथ में उन सभी विद्यार्थियों को भी शेयर कर दिया होगा जो गरीब हैं तथा महंगे कोचिंग संस्थानों का बोझ नहीं उठा सकते। यदि उन्होंने किसी तरह उनमें प्रवेश ले भी लिया तो 250-300 की भीड़ में उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता और ऐसा कंटेंट जिसमें कि नोट्स के साथ में PDF भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सिलेक्शन तो सुनिश्चित यहीं से करा दिया जाएगा। बस आपका एक ही काम है, लाइक, सब्सक्राइब और उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मदद करें जो इसके हकदार हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।